जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ECHS रेफरल पर लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, अक्सर ऐसा होता है कि जिस ट्रीटमेंट या टेस्ट की पेशेंट को ज़रूरत है उसकी सुविधा ECHS पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में ECHS पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर हमें या हमारे फैमिली मेंबर को सिविल हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं। इन सिविल हॉस्पिटल्स को कहते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। इसका अर्थ है कि ये हॉस्पिटल ECHS के पैनल पर है, यानी इनका ECHS के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये ECHS बेनिफिशरीज का इलाज करेंगे। हाल ही में ECHS ने रेफरल की प्रक्रिया को पहले से काफी सरल कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस नई प्रक्रिया के बारे में। उससे पहले आपको 2 रेफरल फॉर्म दिखाता हूं और बताता हूं कि उन रेफरल फॉर्म्स में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जिन पर आपने ध्यान देना है। तो ये आ गया पहला रेफरल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसे 2 भागों में दिखाऊंगा। तो ये है रेफरल फॉर्म का ऊपर का हिस्सा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी हुई हैं उनको मैंने एक रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। तो वो बोल रहा है कि ये इशू हुआ है 7 नवंबर 2024 को और वैलिड है 5 फरवरी 2025 तक, यानी 3 महीने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2024 से पहले रेफरल खाली 1 महीने के लिए वैलिड होता था, अब 3 महीने के लिए वैलिड होता है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात नीचे लिखी है वो है नंबर ऑफ सेशंस अलाउड 6, यानी कि आप इसी रेफरल के बेसिस पर स्पेशलिस्ट के पास इन 3 महीने के दौरान 6 बार दिखा सकते हैं। आपको 6 कंसल्टेशंस तक दोबारा ECHS से रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इस फॉर्म के नीचे के हिस्से पर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, क्लिनिकल नोट्स, यानी यहां पर डॉक्टर ने लिखा है जो सिविल हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन के लिए कि जो पेशेंट को वो वहां रेफर कर रहा है उनको प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारा लिखा हुआ है कि उनकी लेग्स के अंदर पेन हो रहा है, तो इस पेन को डायग्नोस करना है और उसका इलाज करना है सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। अगली बात वो है एडमिशन। क्या वो एडमिशन के लिए रेफर कर रहा है या नहीं। तो इसमें डॉक्टर ने लिखा है कि इस पेशेंट को एडमिट नहीं करना है, सिर्फ इनका इलाज करना है। अगला इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या टेस्ट कराने हैं, क्या क्या टेस्ट इस रेफरल फॉर्म के बेसिस पे कराए जा सकते हैं, वो उन्होंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अगला कंसल्टेशन फॉर नो। इसका मतलब ये है कि ये जो रेफरल है ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। इसमें सिविल हॉस्पिटल के किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना नहीं है, सिर्फ बाहर टेस्ट कराना है और टेस्ट कराकर वापस ECHS के डॉक्टर के पास आना है। और अंत में सबसे नीचे 2 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, अटेंडेंट रीइंबर्समेंट एंड ट्रैवल रीइंबर्समेंट। दोनों के आगे लिखा हुआ है नो। इसका अर्थ है कि ये जो इलाज बताया गया है, जिसके लिए रेफरल फॉर्म दिया गया है, ये आपको अपने शहर में ही कराना है, किसी दूसरी जगह पर जाकर नहीं। ये रीइंबर्समेंट तब मिलता है अगर कोई ऐसा इलाज है जो आपके शहर में अवेलेबल नहीं है, तब आपको ECHS से रेफरल फॉर्म में लिख कर दिया जाता है कि आप एक अटेंडेंट के साथ ये इलाज किसी दूसरे शहर में जाकर करा सकते हैं। और जब आप ऐसा कराते हैं तो वापस आकर आप उस यात्रा के कॉस्ट को भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये था पहला रेफरल फॉर्म। अब जल्दी से देख लेते हैं दूसरे रेफरल फॉर्म को। वो भी ऐसा ही है, जस्ट इसका रिवीजन हो जाएगा। तो ये वाला रेफरल फॉर्म मिला है 21 दिसंबर 2024 को और ये मान्य है अगले 3 महीने के लिए, यानी 21 मार्च 2025 तक। टोटल सिटिंग्स जैसे पिछले फॉर्म में था 6 अलाउड है। उसके नीचे आते हैं। अब इसमें क्लिनिकल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एडमिशन नो। एडमिशन आप इस रेफरल फॉर्म के बेसिस पे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते। नेक्स्ट, ये चीज पिछले फॉर्म से अलग है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखे हैं, इसमें लिखा है कंसल्टेशन फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन। मतलब इस स्पेशलिस्ट के पास जाकर मैं इन डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकता हूं। और उसके ऊपर लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन रेलिवेंट। इसका अर्थ है कि इसी रेफरल फॉर्म के बेसिस पर अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कोई टेस्ट लिखता है जो मुझे करवाना है, तो बिना ECHS में वापस आए मैं वो टेस्ट भी उसी हॉस्पिटल से करा सकता हूं। और लास्ट में सेम चीज, अटेंडेंट रीइंबर्समेंट और ट्रैवल रीइंबर्समेंट नो, यानी कि मैंने उसी शहर में ये डॉक्टर कंसल्टेशन लेनी है। तो ये थे रेफरल फॉर्म के उदाहरण। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट,
मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। अब आप अपनी स्क्रीन पर ECHS के 2 सितंबर 2024 के लेटर को देख सकते हैं। इस लेटर के तहत ECHS ने रेफरल की नई गाइडलाइंस इशू की थी और ये है 4 अक्टूबर 2024 का लेटर। इस लेटर में ECHS ने 2 सितंबर के लेटर में दिए गए प्रोसीजर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने इन दोनों लेटर्स के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन लेटर्स के तहत रेफरल की प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं। नंबर 1, तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2 सितंबर 2024 से पहले ECHS का रेफरल वैलिड होता था 1 महीने के लिए। यानी अगर आप रेफरल मिलने के बाद 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल नहीं गए तो रेफरल अमान्य हो जाता था। अब रेफरल मान्य रहेगा 3 महीने तक। तो अब आप रेफरल की डेट के बाद 3 महीने के अंदर कभी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रेफरल फॉर्म के सैंपल्स में भी दिखाया था। नंबर 2, दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि आप उस रेफरल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो पहले रूल था कि आप रेफरल के बेसिस पर हॉस्पिटल में 3 बार दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए रिटायर्ड हवलदार अखिलेश को माइग्रेन यानी सर दर्द की प्रॉब्लम है। माइग्रेन में पेशेंट को बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। तो अखिलेश को ECHS डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिस्ट यानी ब्रेन के डॉक्टर को रेफर किया। अब अखिलेश न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट दवाई देता है और 14 दिन बाद फिर बुलाता है। तो 2 सितंबर 2024 से पहले अखिलेश 1 महीने के अंदर 3 बार हॉस्पिटल में जा सकता था। उसे ECHS से दोबारा रेफरल नहीं लेना पड़ता था। लेकिन अब वो 3 महीने में 6 बार हॉस्पिटल में दिखा सकता है बिना दोबारा रेफरल लिए। नंबर 3, ये जरूरी नहीं है कि अखिलेश सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करे। ऐसा हो सकता है कि न्यूरोलॉजिस्ट अखिलेश को कहे कि उसे आई स्पेशलिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाना है। ये स्पेशलिस्ट चेक करेंगे कि अखिलेश के सर दर्द का कारण कुछ और तो नहीं है। इस केस में भी अखिलेश को नया रेफरल लेने की जरूरत नहीं है। उसी रेफरल पर अखिलेश 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जा सकता है। शर्त यह है कि ये सभी कंसल्टेशन 3 महीने के अंदर होने चाहिए और टोटल कंसल्टेशन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि न्यूरोलॉजिस्ट अखिलेश से कहे कि उसे कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो नया रूल ये है कि रूटीन टेस्ट के लिए अखिलेश को ECHS से दोबारा रेफरल लेने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल उसी रेफरल पर वो टेस्ट भी करेगा। हालांकि रेफरल फॉर्म में वो टेस्ट स्पष्ट रूप से लिखे हुए नहीं है, जैसे इस रेफरल फॉर्म में लिखा है रेलेवेंट टेस्ट। रेलेवेंट टेस्ट का अर्थ है कि ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जो भी टेस्ट लिखते हैं वो टेस्ट मैं बिना ECHS रेफरल को दोबारा लिए हॉस्पिटल में करवा सकता हूं। पर इन टेस्ट के लिए कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, ये टेस्ट भी रेफरल की डेट से 3 महीने के अंदर होने चाहिए। नंबर 2, इन टेस्ट की कीमत 3,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर किसी टेस्ट की कीमत 3,000 रुपए से ज्यादा है तो अखिलेश को ECHS से दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। नंबर 3, अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट लिखे हैं जैसे कि CT स्कैन, MRI, PET स्कैन वगैरह, तो भी अखिलेश को ECHS से दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि टेस्ट के बाद सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन के लिए अखिलेश को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल एडमिशन के लिए पहला रेफरल मान्य नहीं होगा। हॉस्पिटल एडमिशन और ऑपरेशन के लिए अखिलेश को ECHS से दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। नंबर 5, अब उदाहरण लेते हैं रिटायर्ड सूबेदार राव का। राव साहब के बारे में विशेष बात यह है कि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। तो अगर पेशेंट की उम्र 70 साल से ज्यादा है तो टेस्ट के लिए इन नियमों में कुछ रियायत दी गई है। यानी राव साहब बिना ECHS से रेफरल लिए 3,000 रुपए से ज्यादा का टेस्ट या स्पेशल टेस्ट जैसे MRI और CT स्कैन भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो राव साहब को दवाई ECHS से ही लेनी पड़ेगी। इस बारे में
एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त को ईसीएचएस ने हॉस्पिटल में रेफर किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 3 महीने की दवाई लिखी और उन्होंने फौरन हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से वो दवाई खरीद ली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईसीएचएस से दवाइयों का पैसा क्लेम नहीं कर पाएंगे। प्रोसीजर ये है कि आप हॉस्पिटल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ईसीएचएस वापस आएंगे, ईसीएचएस डॉक्टर दवाई फिर से लिखेंगे और आपको दवाई ईसीएचएस डिस्पेंसरी से मिलेगी। अगर ईसीएचएस डिस्पेंसरी में दवाई अवेलेबल नहीं है तो आपको एनए मिलेगा, जिसके आधार पर आप दवाइयों को बाहर से खरीद सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बहरहाल ये था 70 साल से ज्यादा उम्र वाले ईसीएचएस बेनिफिशियरीज के लिए नए रूल। 2 सितंबर 2024 से पहले इन रूल्स की एज लिमिट थी 75 साल यानी 75 इयर्स। अब उसे घटाकर 70 इयर्स यानी 70 साल कर दिया गया है। तो ये थे टेस्ट के बारे में कुछ नियम। अब आते हैं 70 साल से ज्यादा उम्र के ईसीएचएस बेनिफिशियरीज के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम पर। यह भी पहले 75 साल यानी 75 ईयर से ज्यादा उम्र के लोगों पर लागू था, अब ये 70 ईयर से ज्यादा लोगों पर लागू है। तो नियम यह है कि अगर राव साहब की उम्र 70 साल से ज्यादा है तो उन्हें ओपीडी के लिए ईसीएचएस के रेफरल की जरूरत नहीं है। ओपीडी का अर्थ है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जब राव साहब को सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, तो राव साहब सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी में बिना ईसीएचएस के रेफरल के जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ओपीडी के दौरान सिविल डॉक्टर राव साहब को कोई टेस्ट करवाने के लिए कहें या कोई ऑपरेशन करवाने के लिए कहें, तो इन टेस्ट या ऑपरेशन के लिए भी राव साहब को ईसीएचएस से रेफरल की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की एक शर्त है कि वो ऑपरेशन या प्रोसीजर ईसीएचएस और हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट में लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो ऑपरेशन या प्रोसीजर हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है और ट्रीटमेंट की कोई इमरजेंसी नहीं है तो राव साहब को ईसीएचएस से रेफरल लेना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो राव साहब बिना रेफरल के भी वो प्रोसीजर या ऑपरेशन करवा सकते हैं, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है तो भी। तो ये थे कुछ नियम 70 साल से ऊपर लोगों के लिए। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो है हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में। इस बारे में नोट करने वाली बात यह है कि पहले की तरह हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए ईसीएचएस का रेफरल लेना जरूरी है। सिर्फ एक ही रियायत है और वो है इमरजेंसी एडमिशन में। इमरजेंसी में हॉस्पिटल बिना ईसीएचएस रेफरल के भी पेशेंट को एडमिट कर लेगा। अगर इमरजेंसी नहीं है तो पेशेंट को ईसीएचएस से रेफरल लेना पड़ेगा। नंबर 7, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी जिसके लिए ईसीएचएस रेफरल 2 सितंबर 2024 से पहले 180 दिन के लिए मान्य होता था। इस नियम में कोई चेंज नहीं है। इन बीमारियों के लिए रेफरल अभी भी 180 दिन के लिए ही मान्य होगा। इन 180 दिन में पेशेंट मैक्सिमम कितनी बार हॉस्पिटल जा सकता है उसे ईसीएचएस के डॉक्टर रेफरल फॉर्म में क्लियरली लिखेंगे। जैसे यहां पर 6 लिखा हुआ है, उस फॉर्म में डॉक्टर साहब लिखेंगे कि 6 महीने में पेशेंट कितनी बार सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा सकता है। नंबर 8, अब आते हैं अगले नियम पर, जो है अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि जिस टेस्ट या ऑपरेशन की अखिलेश को जरूरत है वो हॉस्पिटल और ईसीएचएस के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर के बारे में नए नियम इस प्रकार होंगे। पहली बात, अगर ये इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर किसी आर्मी हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ने एडवाइस किए हैं तो इसके लिए सिविल हॉस्पिटल ईसीएचएस रेफरल नहीं मांगेगा। सिविल हॉस्पिटल वो इन्वेस्टिगेशन या इलाज करेगा और बाद में ईसीएचएस से क्लेम करेगा। तो ये था अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर आर्मी हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ने एडवाइस किए। दूसरा केस हो सकता है जब ये इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर खुद उसी सिविल हॉस्पिटल ने एडवाइस किए हैं। इस केस में भी अगर उस इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर की कीमत 5,000 रुपए से कम है तो हॉस्पिटल बिना किसी रेफरल के वो कर देगा।
अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर की कीमत 5,000 रुपए से ज़्यादा है और इमरजेंसी नहीं है तो पेशेंट को ECHS से रेफरल लेना पड़ेगा। तो ये थे नए नियम सिविल हॉस्पिटल में अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन और अनलिस्टेड प्रोसीजर्स के बारे में। अब आते हैं आखिरी रूल पर, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल की परिभाषा। तो जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल की परिभाषा में शामिल हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल इस प्रकार है। पहला, सभी एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस। आज की डेट में इंडिया में टोटल 25 यानी 25 एम्स हैं। इनमें से 20 ऑपरेशनल हैं और बाकी 5 2025 में ऑपरेशनल हो जाएंगे। दूसरा, सभी हॉस्पिटल जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। तीसरा, सभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स। और अंत में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी कि वो हॉस्पिटल जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके लिए यह जानना क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इन हॉस्पिटल्स में कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उसके लिए ECHS के रेफरल की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल में हम कोई भी इलाज बिना ECHS रेफरल के करवा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर दोहरा देता हूं। नंबर 1, ECHS रेफरल अब 3 महीने के लिए मान्य है। नंबर 2, ECHS रेफरल के तहत आप 3 महीने में 6 बार स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर सिविल हॉस्पिटल का वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2 और स्पेशलिस्ट को रेफर करता है तो उन्हें भी उसी रेफरल पर दिखा सकते हैं। शर्त यह है कि टोटल 6 बार से ज्यादा कंसल्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर वो सिविल हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट कोई टेस्ट लिखता है और अगर उस टेस्ट की कीमत 3,000 रुपए से कम है तो भी दोबारा रेफरल की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेशल टेस्ट जैसे MRI, CT स्कैन, PET स्कैन वगैरह के लिए दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। और अंत में नंबर 4, 70 साल से ज्यादा उम्र के ECHS बेनिफिशियरी OPD के लिए बिना रेफरल के सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, पर उन्हें दवाई ECHS से ही लेनी पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।